Welcome to today's episode of the Be Sure podcast. Living with epilepsy involves challenges beyond seizures, including stigma and emotional impact. However, with the right treatment and adjustments, many people with epilepsy can lead active lives. To help us better understand this, we are fortunate to have a renowned consultant neurologist with extensive experience in treating epilepsy. Welcome, doctor. Let's start with the basics. What exactly is a seizure and how does it affect the brain? बेसिकली हमारा ब्रेन छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज करके हमारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को कंट्रोल करता है। जब किसी पर्सन के ब्रेन में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है तो उसे हम सीजर कहते हैं। एक्शंस को इसी वजह से जब वो आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं, कुछ डॉक्टर ब्रेन यानी कि दिमाग में आंधी आना भी कहते हैं। दौरे के दौरान व्यक्ति को अनकॉन्शियसनेस हो जाती है और बॉडी शेक करती है, माइंड कंफ्यूज्ड हो जाता है और अचानक फियर या पैनिक भी फील हो सकता है। What is epilepsy? एपिलेप्सी एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो बार बार दौरे होने का कारण बनती है। डॉक्टर्स आमतौर पे एपिलेप्सी को तब डायग्नोज करते हैं जब किसी व्यक्ति को कम से कम दो अनप्रोवोक्ड यानी कि बिना किसी कारण के दौरे हो चुके हों, यानी कि ऐसे दौरे जो किसी एक्सटर्नल वजह जैसे कि बहुत तेज बुखार हो जाए या किसी इंसान को सीवियर कोई इन्फेक्शन हो, तब तो देखिए किसी भी व्यक्ति को दौरा आ सकता है। लेकिन कुछ केसेस में कोई कारण नहीं होता है, अनएक्सप्लेन्ड होता है कि बिना किसी वजह किसी व्यक्ति को दौरा आ जाए, 2 दौरे आ जाएँ, तो उन लोगों को हम एपिलेप्सी की कैटेगरी में लेते हैं। कुछ लोगों को एक ही किस्म के दौरे पड़ते हैं, कुछ लोगों को अलग-अलग किस्मों के यानी कि छोटे या बड़े दौरे भी पड़ सकते हैं। What are the different types of seizures and do they affect people differently? जी, बिल्कुल। सीज़र के कई टाइप्स होते हैं और इस पर बात पर डिपेंड करते हैं कि एबनॉर्मल एक्टिविटी ब्रेन में कहाँ से स्टार्ट होती है और ब्रेन का कितना हिस्सा इन्वॉल्व होता है। आमतौर पर सीज़र्स को जनरलाइज्ड या फोकल यानी कि छोटे दौरे, एक हिस्से के दौरे के रूप में देखते हैं। जो बड़े दौरे यानी कि जो जनरलाइज्ड सीज़र्स होते हैं, वो पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें कि पूरे इंसान को पूरी बॉडी को झटके लगते हैं, उसकी आँखें ऊपर चढ़ जाती हैं, हाथ-पैर ऐंठते हैं, झटके मारते हैं, मुँह से झाग निकलता है और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन जो फोकल सीज़र्स होते हैं, जो छोटे दौरे होते हैं, वो शरीर के किसी एक ही हिस्से को अफ़ेक्ट करते हैं, जैसे किसी बाजू को या हाथ को अचानक सुन्न हो जाना या उसके झटके लगना, वो एक ही हिस्से को करते हैं। कुछ केसेज़ में दौरे स्टार्ट छोटे होते हैं, यानी कि बॉडी के एक हिस्से स्टार्ट होते हैं और पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। तो ये फोकल दौरे जनरलाइज़ का रूप भी कभी-कभी ले लेते हैं। I see. Now, can you explain what causes epilepsy? Is there always a known cause? नहीं, हमेशा तो नहीं होता कोई नोन कॉज़, क्योंकि लगभग आधे अडल्ट्स में ऐसा नहीं होता कि भई कोई कारण कुछ होगा या नहीं होगा। बहुत से केसेस में क्या रहता है कि हम देखते हैं कोई बचपन में कोई सिर में चोट लगी हो, कोई ब्रेन में इन्फेक्शन हुआ हो और दौरान में कोई कोई कीड़े का अंडा होता है दिमाग में, वो भी उस अंडे से भी दौरे आ जाते हैं। पर बहुत से केसेस में एमआरआई, सीटी स्कैन सब कुछ नॉर्मल निकलता है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे हम देखते हैं आमतौर पे बच्चों में ही दौरे होते हैं, लेकिन 65 प्लस एज ग्रुप में भी दौरे बहुत कॉमन होते हैं। इसमें ब्रेन स्ट्रोक, अल्जाइमर डिजीज या कोई जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी एपिलेप्सी हो सकती है। हालांकि जेनेटिक फैक्टर्स की एपिलेप्सी बचपन में ज्यादा कॉमन होती है, 65 की एज के बाद ये नहीं देखी जाती। Well, that's really helpful to understand. Well, what are some of the signs or symptoms of epilepsy that caregivers should look out for? देखिए, एपिलेप्सी के लक्षणों को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये अचानक से किस व्यक्ति को सामने जो है उसको क्या हो गया है। लेकिन अगर हम पहचान सकते हैं किसी को दौरा पड़ रहा है, तो हम उस इमरजेंसी की हालत में उस व्यक्ति की सहायता भी कर सकते हैं। जैसे कि शरीर को झटके लगना,
एक हाथ या एक पैर का झटकना, दोनों हाथों दोनों पैरों का झटकना, जोर-जोर झटके लगना, गर्दन ऊँची हो जाना, आँखें ऊपर हो जाना, बेहोश हो जाना, इसमें इसको हम जनरलाइज़ दौरा यानी कि पूरा दौरा कहते हैं। कुछ छोटे दौरे भी होते हैं, उसके लक्षण होते हैं जैसे कि आदमी कंफ्यूज हो गया, बात करते-करते अब वो बात नहीं कर रहा है, अब वो टोटली कन्फ्यूज़्ड है, उस बात को समझ नहीं पा रहा है और अचानक से किसी चीज़ को घूरने लग जाता है, जिसमें उसका खुद का कंट्रोल नहीं होता है। कभी-कभी कुछ लोग बताते हैं कि उनको अचानक से अंदर से घबराहट होती है, कोई ऐसी फीलिंग होती है जिसको कि वो बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन अचानक से घबराहट होना और उसके बाद कन्फ्यूज़ हो जाना, ये भी दौरे के लक्षण हो सकते हैं। तो ऐसे में जब भी कोई देखते हैं हम किसी को कोई दौरा है, बड़े दौरे का तो आम तौर पे लोग पहचान लेते हैं कि दौरा है। छोटे दौरे जिसमें कि व्यक्ति सिर्फ़ कन्फ्यूज़ हो गया है, हाथ-पैर की मूवमेंट नहीं कर रहा है, सिर्फ़ घूरता जा रहा है, उन केसेज़ को पहचानना मुश्किल होता है। जब भी ऐसा देखें, तो हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। Now let's talk about something that many people with epilepsy face: stigma. Can you tell us why epilepsy is often misunderstood? देखिए स्टिग्मा यानी कि एक कलंक के रूप में भी एपिलेप्सी को देखो समाज में देखा जाता है। इसकी प्रॉब्लम क्या है कि अब एपिलेप्सी इतनी लेटेस्ट दवाइयाँ आ गई हैं, इसका बढ़िया से इलाज हो सकता है, सब कुछ है। लेकिन अब घर परिवार में किसी को एपिलेप्सी हो तो पहले लोग इसको छूत का बीमारी मानते थे कि इसके साथ खाना नहीं खाना है और उसको अलग से समझना है, इसको तो भूत-प्रेत का रोग है। तो हमारे समाज में इस चीज़ को कई बार गलत निगाहों से भी देखा जाता है और उस आजीवन उस व्यक्ति के ऊपर एक लेबल लगा देते हैं कि इसको एपिलेप्सी है। मैं कहना चाहूँगा एपिलेप्सी का मतलब ये नहीं है कि कोई मानसिक कमज़ोरी है। एपिलेप्सी एक एपिसोडिक बीमारी है, कभी-कभी एपिसोड्स आते हैं, जिसमें इंसान का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। लेकिन अदरवाइज़ एपिलेप्सी के पेशेंट्स अधिकांश लोग जो हैं, नॉर्मल इंटेलिजेंस के होते हैं और वो सारे काम कर सकते हैं, जो हम लोग कर सकते हैं। वो डॉक्टर भी हो सकते हैं, आपकी तरह एंकर, इंजीनियर कुछ भी हो सकते हैं। ये सिर्फ़ एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, ये मानसिक रोग नहीं है और कभी भी समाज में हमें ऐसे लोगों को हमें तो प्रमोट करना चाहिए, अपना सिर उठा के जी सकें। ठीक है? तो ताकि इस तरह के लोग जो है सोसाइटी में नेगेटिव एटीट्यूड और डिस्क्रिमिनेशन कभी फ़ील ना करें। और स्टिग्मा सबसे ज़्यादा आता है शादी में हेजिटेशन। अगर किसी लड़की को या लड़के को यंग एज में दौरे पड़ते हैं, तो ऐसे केसेज़ में उनकी शादी में बहुत दिक्कत आती है। वो बहुत से लोग बिना बताए शादी करना चाहते हैं क्योंकि सामने एक्सेप्टेंस नहीं होती है। बट आजकल एवरीबॉडी हैज़ नॉलेज, अवेयरनेस है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन बहुत जानकारी मिल जाएगी। तो ऐसे में कोई ऐसी बात है नहीं कि इस व्यक्ति से शादी ना की जा सकती। जिन लोगों के दौरे दवाई से अच्छी तरह से कंट्रोल है, वो एक नॉर्मल जीवन जीते हैं। ये ऐसे बच्चे शादी भी कर सकते हैं और फीमेल्स बच्चों को भी पैदा कर सकती, ठीक है? और जी। साथ में इनमें ऐसे लोगों को एम्प्लॉय करने से भी हमें नहीं रोकना चाहिए और उनके आस-पास रहने से भी नहीं बचना चाहिए और बच्चों अपने बच्चों को मिर्गी पीड़ित बच्चों के साथ खेलने से नहीं रोकना चाहिए। ठीक है? रिसर्च कहता है कि स्ट्रेस जो कि स्टिग्मा से बढ़ता है, सीज़र की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा भी सकता है। जी। How does this stigma affect people with epilepsy? देखिए सीज़र्स के लिए हर इंसान के लिए अलग-अलग ट्रिगर्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन ट्रिगर्स होते हैं। सबसे कॉमन है स्लीप डेप्रिवेशन यानी कि नींद पूरी ना हो पाना। अगर बच्चों को एग्ज़ाम चल रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो पा रही है, कोई आदमी ट्रैवल कर रहा है, नींद पूरी नहीं हो पा रही है, तो ब्रेन को एडिक्वेट रेस्ट नहीं मिलता, उससे दौरे पड़ सकते हैं। बहुत हाई स्ट्रेस लेवल्स होना। नॉर्मल स्ट्रेस तो हमें जीवन में रहता ही है किसी न किसी बात का, लेकिन एक्सट्रीम स्ट्रेस, एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, एक्सट्रीम डिप्रेशन ऐसा होने से भी दौरे प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। भोजन स्किप करना या कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जैसे कि उनको कंज़्यूम करना, जैसे अल्कोहल कंज़्यूम करना, उनसे दौरे पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ लोगों में फोटो सेंसिटिव एपिलेप्सी होती है। ऐसी एपिलेप्सी के लिए हम टेस्ट करते हैं, जब ईईजी टेस्ट करते हैं तो उसमें फ्लैशिंग लाइट्स का यूज़ करते हैं, ताकि उन्हें पता लग सके कि वो फोटो सेंसिटिव एपिलेप्सी है या नहीं है। ऐसे लोगों को फ्लैशिंग लाइट से दिक्कत होती है, जैसे कि शादी में जाएँ, वहाँ पे इस तरह से फ्लैशिंग लाइट्स होते हैं, मूवी हॉल्स में या डिस्कोथीक्स में, तो उन लाइट से उनको बचना होता है।
तीसरा कारण होता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है इसके अंदर कि दवाइयाँ मिस करना। बहुत से लोग समझते हैं कि हम लगातार दवाई खा रहे थे, 1 दिन की खुराक मिस हो गई तो क्या हो गया? बट दवाई मिस करने से दौरा पड़ सकता है। फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ऐसे में दौरा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि कुछ केसेस में हार्मोन्स हमारी दवाइयों के साथ भी अफेक्ट करते हैं। बट इन चीज़ों को मेडिसिन से क्योर किया जा सकता है। एक सीज़र डायरी हम पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि आप अपने सीज़र डायरी मेंटेन करें, ताकि जब भी कभी किसी व्यक्ति को दौरा आए, तो वो इस बात का विश्लेषण एनालिसिस करे कि उसको किस वजह से दौरा आया, ताकि उसके ट्रिगर्स को वो आइडेंटिफाई कर सके। Absolutely. Now let's move on to managing epilepsy. What are the common triggers for seizures that patients and caregivers should be aware of? हाँ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। बहुत से लोग हमसे इस बात के बारे में पूछते भी हैं कि और हम ऐसा क्या करें जो हमारे लिए हेल्पफुल करे। कुछ हेल्दी हैबिट्स होते हैं जी, जिसको कि हमें रूटीन नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट वही है, पहला पॉइंट जो लास्ट डिस्कस किया था, कि प्रॉपर स्लीप लेना। नींद नींद पूरा नहीं हो पाना एक बहुत मेजर ट्रिगर है, तो नींद का पूरा हो पाना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस्ड मील लेना, कभी मिस ना करें, और पर्याप्त भोजन लें, क्योंकि एक बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। एक्टिव रहना और सेफ फिजिकल एक्टिविटी करना। ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जो आपको रिस्क में डाले, बहुत हाइट्स पे जाना, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपको चोट लगने का अंदेशा हो, वो नहीं करें। जब तक आपके दौरे कंट्रोल ना हो, डॉक्टर डिक्लेयर ना करे, तब तक आपको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। तो दवाई जब तक आपके दौरे मिनिमम 6 महीने कंट्रोल, आपको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कभी कोई ऐसी अवस्था हो, कभी आपको स्ट्रेस हो जाए, तो यू शुड नो हाउ टू मैनेज। जैसे माइंड को रिलैक्स करना, काउंसलिंग या कोई सपोर्ट ग्रुप्स जॉइन करना, अगर आपको लगातार स्ट्रेस रहता है तो। That's a great tip, doctor. What other lifestyle adjustments can help someone manage epilepsy? यस, डेफिनिटली। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दौरा जो है वो 1.5-2 मिनट का ही होता है, जिसके दौरान इंसान बेहोश हो जाता है और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, गिर जाता है और उसे चोटें भी लग जाती हैं। जब भी ऐसा कभी, कुछ फर्स्ट एड टिप्स हैं, सेफ्टी टिप्स हैं जो हमें हमेशा यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि घर में गिरने की संभावना को कम करें। आस-पास जैसे कोई लूज़ वायर्स हैं तो उनको हटा दें। किचन में ऐसे बर्तनों का यूज़ करें जो कि टूट ना सकें, नॉन ब्रेकेबल। अक्सर क्या होता है, दौरा कंट्रोल नहीं है, काँच का बर्तन है, गिर गया, उससे चोट लग जाती है। घर में जिन लोगों को बहुत दौरे पड़ते हैं, उनके लिए घर होता है कि सॉफ्ट कारपेटिंग भी हो, और कहीं शार्प नुकीली चीज़ें हैं तो उसके ऊपर कोई सेफ्टी जैसे टेप्स वगैरह होती हैं, सेफ्टी टेप्स, वो लगाएँ। Thank you so much, doctor. This has been incredibly informative and helpful. We hope today's discussion helps listeners better understand epilepsy and how to support themselves or their loved ones, of course. Any final thoughts? इसमें लास्ट में बस आपको एक मैं फर्स्ट एड मैनेजमेंट दौरे के बारे में बताना चाहूँगा, कि जब भी किसी व्यक्ति को दौरा पड़ता देखें, तो आप उसकी सहायता कर सकते हैं। जब भी किसी व्यक्ति को दौरा आता है तो वो, और वो गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है वहाँ पे। ऐसे में दौरा पड़ते देखें तो उसको लेटा दें। कभी भी इंसान को दौरा पड़ते हुए को बैठाएँ नहीं, उसको ज़मीन पे लेटा दें, बेड नहीं हो कोई बात नहीं, ज़मीन पे लेटा दें। ज़मीन पे लेटाने के बाद आस-पास हवा आने दें। शुरू में 1 डेढ़ मिनट, 2 मिनट के लिए उनके शरीर में झटके लगते रहते हैं, जिससे कि वो अपने आप कंट्रोल नहीं कर सकते और चोट लगवा सकते हैं। तो आस-पास की जगह खाली कर दें ताकि व्यक्ति को चोट ना लगे। उसके बाद अक्सर लोग बेहोश रहते हैं कुछ मिनट के लिए, 5 से 15 मिनट के लिए। कभी भी गलती से भी दौरे किसी व्यक्ति उसके मुँह में कुछ भी ना डालें। ऐसे में उसकी साँस की नली में वो चीज़ अगर जाएगी तो साँस रुक सकता है, तो ऐसा कभी ना करें। ये नुकसानदायक हो सकता है। अक्सर लोगों को 15-20 मिनट के अंदर होश आ जाता है। जब होश आ जाए, पूरी तरह से वो अलर्ट हो, तभी कुछ खाने-पीने के लिए दें, और उसके बाद ही पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाएँ। यदि किसी व्यक्ति को बार-बार दौरे पड़े, तो फिर वेट ना करें, तुरंत हॉस्पिटल जी। Thank you, doctor. And thank you to our listeners. Until next time, take care and stay informed.